गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं ओबीई से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं, जो आपकी क्वेरीज़ हैं, उसके लिए मैं बना रहा हूँ। आप में से कई बच्चों का आज इंडिविजुअल मैसेज आया था, बहुत सारी क्वेरीज़ थी आपकी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी क्वेरीज़ को आंसर कर पाऊँ। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा, आपके जो भी डाउट्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो बच्चों का डाउट है जो आज मुझे मिला वो था पोर्टल से रिलेटेड। पोर्टल से रिलेटेड आज कई बच्चे अपना जो मॉक टेस्ट था उसको सबमिट नहीं कर पाए। ठीक है, अब सबमिट ना करने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। एक तो रीज़न हो सकता है, दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ सर्वर। डीयू का जो सर्वर है वो कई बार लोड नहीं ले पाता, क्योंकि आज मॉक टेस्ट हुआ था, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने आज मॉक टेस्ट दिया होगा, तो इस वजह से सर्वर जो है वो डाउन हो सकता है। अब जब सर्वर डाउन होता है तो आप अपने आंसर्स को अपलोड नहीं कर पाते। ठीक है, एग्ज़ाम वाले दिन ये इशू आपको नहीं होगा, बिकॉज एग्ज़ाम वाले दिन एक पर्टिकुलर शिफ्ट में कुछ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उस दिन आपको सर्वर का इशू नहीं आएगा। इन केस अगर उस दिन भी ऐसा कुछ इशू आता है तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, वो इस वीडियो के लेटर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो इशू आया उसका एक रीज़न ये हो सकता है सर्वर। सेकंड रीज़न जो उसका हो सकता है वो हो सकता है आपका पीडीएफ का साइज़। ठीक है, तो पीडीएफ का साइज़ जो है वो 7 MB तक आपको रखना है। अगर आपका फाइल साइज़ 7 MB से ज़्यादा है तो आप उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको ये साइज़ कैसे मेंटेन करना है, कैसे आप अपने फाइल को कंप्रेस कर सकते हो, ये भी हम बाद में समझेंगे इस वीडियो के एंड में। ठीक है, तो ये दो मेन रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आज आप अपनी पीडीएफ टाइम पे सबमिट नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। अब जो मैं आपको ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ, जिससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब कुछ, ये पीडीएफ डीयू की तरफ से ही आया है। ठीक है, बेसिकली ये एक पीपीटी है जिसमें ओबीई से रिलेटेड गाइडलाइंस गिवन है, काउंसलिंग के लिए था ये। ठीक है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों का एक कॉमन डाउट है कि हम आंसर स्क्रिप्ट्स के लिए क्या यूज़ करें। कन्फ्यूज़न यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे लिखा है यूज़ A4 शीट्स ओनली, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्लेन A4 शीट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर आप रूल्ड शीट्स यूज़ कर सकते हैं। रूल्ड शीट्स जो होती हैं, आप में से कई बच्चों ने असाइनमेंट बनाए होंगे 11th में, 12th में, या जो अभी 3rd सेमेस्टर में है उन्होंने 1st सेमेस्टर में असाइनमेंट दिया होगा। तो रूल्ड शीट्स आती हैं जो बिल्कुल A4 साइज़ की ही होती हैं, तो आपको ये वाला यूज़ करना है, सेकेंड वाला। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ब्लैंक जो होता है प्लेन A4 शीट्स, इसमें आप ना सीधा सीधा नहीं लिख पाते। ठीक है, कई सारे बच्चे होते हैं वो सीधा सीधा प्लेन शीट्स पे नहीं लिख पाते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रूल्ड शीट्स यूज़ करें जिसमें बोथ साइड लाइनिंग होती है। ठीक है, तो लाइनिंग वाली शीट्स आपको यूज़ करना है। आप में से मोस्टली बच्चों का ये डाउट था, तो ये क्लियर हो गया होगा। देन प्लीज़ राइट ऑन ओनली वन साइड ऑफ द पेज। अगेन ये पॉइंट भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही साइड लिखना है, नहीं। क्यों? सपोज करो हमारे पास एक पेपर है, उसका फर्स्ट साइड ये है, सेकंड साइड ये है। ठीक है, तो आप इधर भी लिख दीजिए, इधर भी लिख दीजिए। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो क्या होगा, पेज नंबर 1 हो जाएगा, ये पेज नंबर 2 हो जाएगा। तो साइड मैटर नहीं करता, आप पेज के दोनों साइड ही लिखो। जब स्कैन करोगे एट ए टाइम तो एक पेज ही तो आएगा, ये सेकंड पेज तो दूसरा साइड का है, मतलब जो आपका सेकंड साइड होगा पेज का वो सेकंड पेज बन जाएगा, तो वो कहीं से भी आपके पीडीएफ को इम्पैक्ट नहीं करता। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये अगेन कंफ्यूजिंग है, आप इसको स्किप कर दीजिए। आप सिंपली आंसर्स लिखते जाओ, 1 2 3 4 आपको नंबरिंग देते जाना है। ठीक है,
अब नंबरिंग से एक पॉइंट और मुझे याद आया, आप में से कई बच्चों ने पूछा है कि नंबरिंग हम कंटिन्यूएशन में करें या फिर क्वेश्चन वाइज करें। तो आपको याद रखना है, आप कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हैं या आप क्वेश्चन वाइज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने क्वेश्चन 1 किया और ये 1 to 6 पेजेस में कंप्लीट हुआ, देन यू कैन ईदर स्टार्ट विद 7 एंड ऑनवर्ड्स और यू कैन स्टार्ट अगेन विद 1, यू कैन स्टार्ट विद न्यू नंबर। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो इस पीडीएफ में है, मेक श्योर दैट देयर इज़ अ मार्जिन ऑन बोथ साइड ऑफ द पेज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं ना कि बिल्कुल भी मार्जिन नहीं छोड़ते, वो पूरे पेज को ही भर देते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, एटलीस्ट जो आपका एक साइड होता है, जो हम जनरली उसमें लाइन तो होती हैं, अगर आपने कभी यूज़ किया है रूल्ड शीट को, तो इस साइड तो मार्जिन होता ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखना शुरू करो, कोशिश करो कि इतने पे ख़त्म कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल यहाँ तक टच कर दिया, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ ख़त्म करें। तो ये आपका ये प्रॉपर मार्जिन हो गया लेफ़्ट साइड का। और राइट साइड में आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ अ लाइन, बस मेंटेन कर दो थोड़ा सा गैप। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। देन पॉइंट नंबर 4, मेक श्योर टू नंबर ईच पेज। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स अप टू यू, आप कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हैं और यू कैन स्टार्ट अगेन। देन आंसर ऑन ईच क्वेश्चन ऑन सेपरेट शीट ऑफ पेपर, दैट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ख़त्म हुआ, सपोज करो जैसे ये मेरा पेज है, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ एंड हुआ, बच्चे यहीं से सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। इससे आप अपना ही नुकसान करोगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, आपका जो फर्स्ट पेज होगा डिटेल्स वाला, तो डिटेल वाले पेज से आप आंसर स्टार्ट नहीं करेंगे। फॉर ईच आंसर यू विल स्टार्ट अ फ्रेश पेज, फ्रॉम अ फ्रेश पेज। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कीप ऑल क्रिटिकल मटेरियल हैंडी ड्यूरिंग दी एग्जाम्स। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज करो आपका प्रैक्टिकल पेपर है, लेट्स से आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है और आपके पास कैलकुलेटर ही नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। ऐसे ही आपके पास स्केल होना चाहिए, देन पेन होने चाहिए, कई बच्चों के पास स्केल नहीं होता। तो जो भी मटेरियल है जो आपको उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स का पेपर दे रहे हैं, तो आपके पास पेंसिल होना चाहिए ताकि आप डायग्राम्स बना सकें। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके पास होना चाहिए। देन प्लीज़ राइट रोल नंबर ऑन ईच पेज। तो ये भी एक कॉमन गाइडलाइंस है DU का, जो आपको एज्यूम किया जाता है कि आप फॉलो करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप अगर हर पेज पे रोल नंबर नहीं लिखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं एडवाइज़ करूँगा कि आप पहले से लिख के रख लो। जैसे सपोज़ करो कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप क्या करो, आप एक फ़र्स्ट पेज बना लो। ठीक है, फर्स्ट पेज पे अपनी डिटेल्स लिख लो, जो भी डिटेल्स लिखनी है कल के लिए, और जिन शीट्स को आप यूज़ करने वाले हो ना, उन शीट्स के टॉप पे यहाँ आप अपना रोल नंबर मेंशन कर दीजिए। याद रखिएगा, बस रोल नंबर लिखना है, नाम नहीं लिखना। इन केस अगर आप रोल नंबर नहीं भी लिखते तो चलेगा, बट ये इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट पेज याद रखिएगा, फर्स्ट पेज इम्पॉर्टेंट है। और सजेस्ट करूँगा कि रोल नंबर भी आप हर एक पेज पे लिखिए। ठीक है, देन ट्राई एंड यूज द सेम पेन एंड सेम शीट्स थ्रू आउट द एग्ज़ाम। दैट पॉइंट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप पेन चेंज करते हैं या जो आप शीट्स चेंज करते हो, तो कई बार टीचर को ये डाउट होता है कि आपने किसी और की PDF तो नहीं लगा दी। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं, देन यूज़ बॉल पेन थ्रू आउट द पेपर। ओके, आप शीट्स पहले से ही परचेज करके रख लो। एक एग्ज़ाम के लिए आपको 20 से 25 शीट्स लगेंगी। ठीक है,
20 तो मिनिमम मान के चलो लग जाएगा एक एग्ज़ाम में, तो आप पहले ही 3-4 पैकेट परचेज करके रख लो। अब आता है फर्स्ट पेज। ये कई सारे बच्चों का डाउट है कि फर्स्ट पेज पे क्या लिखें क्या नहीं लिखें। तो फर्स्ट पेज पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मेंशन करना है। अब मैं किसी को भी इंडिविजुअली नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप इसको देख लीजिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। मान लीजिए आपका पेपर 22 तारीख को है, तो 22/3/2022। मान लीजिए आपका पेपर 9:30 शुरू हो रहा है, तो 9:30 to 1:30 ये टाइम हो जाएगा आपका, ठीक है। टाइमिंग आपको क्वेश्चन पेपर पे मेंशन होगा तो उसके अकॉर्डिंगली लिख दीजिएगा। डेट भी क्वेश्चन पेपर पे मेंशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं। देन योर एग्जामिनेशन रोल नंबर। तो जो भी बच्चे सेमेस्टर 1 के हैं उनको उनके पोर्टल पे एग्ज़ाम रोल नंबर मिल गया होगा। रेगुलर के बच्चों का जो एग्ज़ाम रोल नंबर है उनका एनरोलमेंट आईडी है। एनसी वेब के बच्चों का जो एग्ज़ाम रोल नंबर है वो सेपरेटली जनरेट हुआ है। तो ये आपको पता होगा, जहाँ से आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है वहीं से आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों ने आज मुझे सेंड किया था तो वो करेक्ट था, उन्होंने देख लिया अपना नंबर। द नेम ऑफ द प्रोग्राम, बेसिकली यहाँ आपको अपना कोर्स लिखना है। तो अगर आपका बीकॉम ऑनर्स है तो बीकॉम ऑनर्स आ जाएगा, बीकॉम प्रोग्राम है तो बीकॉम प्रोग्राम आ जाएगा। देन यू हैव टू मेंशन योर सेमेस्टर। सेमेस्टर 1 है तो आप सेमेस्टर 1 लिखेंगे। यूपीसी मीन्स यूनिक पेपर कोड। ये जो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे उस पर भी गिवन होता है, या फिर जो आपके पास एग्जामिनेशन फॉर्म है, ठीक है, उस एग्जामिनेशन फॉर्म पे भी यूपीसी मेंशन है। आप वहाँ से भी पहले ही लिख के रख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको पहले से मत लिखना, क्वेश्चन पेपर आ जाने के बाद लिख देना। 4 पेजेस पे ही तो आपको लिखना है। देन टाइटल ऑफ द पेपर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपके पेपर का क्या टाइटल है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो आपको पूरा ऐसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग लिखना है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बीओए में तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऐसे ही पूरा नाम आपको पेपर का लिखना है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। आपको अपने पेपर पे कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना, याद रखिएगा। ये खासकर एनसी वेब और एसएल के बच्चे मिस्टेक करते हैं ये वाली। आपको नाम कहीं नहीं लिखना होता, आपको रोल नंबर लिखना होता है मेनली। रोल नंबर और ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं ये, ठीक है। देन एक पॉइंट और है, विदाउट द फ्रंट पेज एंड रोल नंबर ऑन ईच पेज योर आंसर शीट मे बी कंसिडर्ड एज यूएफएम अनफेयर मीन्स। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स। तो ये पॉइंट इस बार डीयू ने लिखा है, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस का पार्ट है। तो जो भी इवेलुएटर होगा, जो भी टीचर चेक कर रहा होगा आपका पेपर, उसके पास ये राइट है कि वो ऐसे पीडीएफ को जिसमें फर्स्ट पेज नहीं होगा या जिसमें रोल नंबर नहीं लिखा होगा, उन आंसर शीट्स को इवेलुएट करने से मना कर सकता है और वो उस पर यूएफएम का केस भी लगा सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक सैम्पल कॉपी ये इसमें गिवन है। ये फर्स्ट पेज की कॉपी है, कुछ इस टाइप से आपको लिखना है, डेट एंड टाइम, ठीक है। देन एग्जामिनेशन रोल नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ प्रोग्राम, सेमेस्टर, यूनिक पेपर कोड एंड टाइटल ऑफ द पेपर। कुछ इस टाइप से आपको फर्स्ट पेज लिखना है। याद रखिएगा, यहाँ से आपको कंटेंट नहीं लिखना, कंटेंट आप नेक्स्ट पेज से लिखेंगे। और ऐसे ही ये नॉर्मल पेज का एक सैम्पल कॉपी दिया है। इसमें देखो बच्चे ने सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है और एग्ज़ाम रोल नंबर लिखा हुआ है। आपको सब्जेक्ट लिखना मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपको रोल नंबर बस लिखना है, रोल नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप पहले से लिख के रख सकते हैं टू सेव योर टाइम। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये भी कई बच्चों का डाउट था कि क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर आपको OBE पोर्टल से ही मिलेगा। जिन बच्चों ने आज मॉक टेस्ट दिया है उनको पता है कि पोर्टल पे लॉगिन कैसे करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो उसमें आपको एग्ज़ाम दिखाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम आपका आज शेड्यूल है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और टाइम हो जाएगा, जैसे ही टाइम आ जाएगा पेपर का, तो आपको पेपर भी विजिबल हो जाएगा।
ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा गया है। You may find that an exam you have for a later date will have the question paper uploaded, but the exam for an earlier date may not be there. तो जब भी आपका पेपर होगा उस दिन पेपर उस पर आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो बिफोर द एग्ज़ाम कुछ मिनट पहले आपको वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। एंड यू कैन डाउनलोड क्वेश्चन पेपर ओनली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्ट्स। तो देख तो आप पहले सकते हो, बट डाउनलोड तभी कर पाओगे जब आपका टाइम स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स जो है ये है डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। सो पोर्टल पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा पेपर डाउनलोड करने का, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ठीक है। देन ये डिसिप्लिन से रिलेटेड है, तो ये हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो NC के सेकेंड और थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल है। उनका DSE 1 और DSE 2 का पेपर होता है, तो उसके लिए ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। DSE से रिलेटेड उनको कॉलेज की तरफ से बताया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, स्कैनिंग ऑफ आंसर शीट्स। इसमें अब काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम के दिन बहुत प्रॉब्लम होगी और आप खूब पैनिक करने वाले हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था, आपको PDF बनाना आना चाहिए, आपको स्कैनिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए कई सारे ऐप्स हैं। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो बेस्ट ऐप होता है कैम स्कैनर। ये ऐप प्ले स्टोर पे तो अवेलेबल नहीं है, बट इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी APK फाइल आती है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे इसको नहीं डाउनलोड कर पा रहे वो अडोब PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या टैब स्कैनर होता है, कई सारे स्कैनिंग ऐप हैं। आप किसी भी एक ऐप को डाउनलोड कर लो, उससे पेपर स्कैन करके देख लो कि आप उसको अच्छे से स्कैन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, ठीक है। स्कैनिंग में जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, स्कैन तो वो कर देते हैं बट जल्दीबाजी में जो उनके पेजेस होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप स्कैन करें तो आप याद रखिएगा कि आपके पेजेस की क्वालिटी क्या है, वो रीडेबल होने चाहिए। ऐसा तो हो कि टीचर उसको पढ़ पाए। दूसरा, जब आप स्कैन करते हो तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पेजेस के एजेस को सही से क्रॉप नहीं करते। आपको क्रॉप करना होता है। जैसे मान लो मेरा ये पेज है, जब मैं इसकी फ़ोटो खींचता हूँ, फ़ोटो क्लिक करता हूँ, तो आसपास का भी इसमें कुछ आ जाता है, जो पेज के आसपास का एरिया होगा वो भी आ जाता है। तो आपको क्या करना होता है ना, आपको क्रॉप करना होता है पेज को, ठीक है। आपको एडजस्ट करना होता है पेज को, ताकि PDF फाइल में केवल आपका आंसर शीट दिखे, आपका हाथ, आपकी उंगलियां, आपका टेबल, वो सब ना आए। तो याद रखिएगा, क्वालिटी और क्रॉप करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पहले प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ही टाइम बचेगा। और DU ने अडोब स्कैनर के बारे में लिखा है, तो अगर आपको कैम स्कैनर नहीं मिल पाता तो अडोब स्कैनर इज़ बेस्ट ऐप। सेकेंड, ट्राई एंड अपलोड वन आंसर एज वन PDF फाइल ओनली। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, आपको क्वेश्चन वाइज PDF बनाना है, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन 6 पेजेस में हुआ तो 6 पेजेस को आप स्कैन करो, उसकी एक PDF फाइल बनाओ और उसमें लिख दो क्वेश्चन 1, और कुछ नहीं लिखना आपको, ना रोल नंबर ना नाम, कुछ नहीं लिखना, बस उस PDF का नाम आप डाल दो क्वेश्चन 1, ठीक है। और ये जो फाइल होगी ये 7 MB से कम की होनी चाहिए। अगर 7 MB से ज़्यादा की आपकी फाइल है तो आपको इसको कंप्रेस करना होगा। अब कंप्रेस कैसे कर सकते हैं ये समझिए। कंप्रेस करने के लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे कई सारे साइट्स हैं, एक स्मॉल PDF करके है, एक है आई लव PDF, ठीक है। तो कई सारी साइट्स हैं, किसी भी साइट पे जाके
आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता, फाइल सेलेक्ट करना होता है, वो ऑटो कंप्रेस हो जाता है। सेकेंडली, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने जो स्कैनर ऐप है जिससे भी आप स्कैन कर रहे हो उसमें भी ऑप्शन आता है कि आपको फाइल का साइज़ कितना रखना है, स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है, लार्ज रखना है, तो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जनरली 7 MB से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता। ठीक है। थर्ड पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी इमेज होता है, ठीक है, जब आप इमेज अपलोड करते हो ना तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चेक करना, क्योंकि एक क्वेश्चन का 6 से 7 पेजेस हो जाते हैं। तो अब टीचर एक एक पेज ओपन करके देखेगा तो वो इरिटेट हो जाता है और आपका ही नुकसान है उस केस में। तो इसलिए आपको क्या करना है कि कोशिश करना है आप PDF ही अपलोड करो। ठीक है, इमेजेस अपलोड आपको नहीं करनी। ठीक है। एक और पॉइंट जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मेक श्योर द फोकस इज क्लियर ऑन द आंसर स्क्रिप्ट। फोकस आपके आंसर स्क्रिप्ट पे होना चाहिए, क्योंकि कई बार बेडशीट, टेबल, आपकी उंगलियां और पता नहीं क्या क्या फोटो में कैप्चर हो जाता है। ठीक है। देन ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई हमने पिछले 2 साल में जितने भी पेपर चेक किए हैं उसके एक्सपीरियंस से ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से आपको करना है। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये वाला। कई बार ना बच्चे रॉन्ग PDF अपलोड कर देते हैं। मान लीजिए जैसे आपका पहला एग्ज़ाम BOM का है और अगला FA का है, तो बच्चे क्या करते हैं, जब ये पेपर दे रहे होते हैं तो पुरानी फाइल को ही FA में अपलोड कर लेते हैं। जैसे मान लो बॉम का पेपर हुआ, आपने क्वेश्चन 1 के नाम से एक फ़ाइल बनाई, अब आप FA का पेपर दे रहे हो, इसका भी आपने क्वेश्चन 1 के नाम से बनाया। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि पुराना कोई PDF डाल देते हैं, और ऐसा आप करते हो तो आपको सीधा 0 मिलेगा। ठीक है। आप अपनी फाइल का नाम प्रॉपरली रखो। जैसे मान लो आप FA का पेपर दे रहे हो तो उसके आगे FA लिख दो, देन क्वेश्चन 1 लिख दो। BOM का पेपर दे रहे हो तो BOM क्वेश्चन 1 लिख दो, ताकि आपको याद रहे सेलेक्ट करने में। क्योंकि जब हम मोबाइल से चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं ना तो बहुत सारी फाइल्स एक साथ होती है हमारे सामने। अगर आप लैपटॉप या PC से एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी चीज़ें, बट मोबाइल से अगर दे रहे हो तो गैलरी में जाके आपको सर्च करना पड़ता है। तो सर्च को आप आसान बना सकते हैं, पहले सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप में से कई बच्चे ये गलती करेंगे भी, क्योंकि ह्यूमन का जो नेचर है वो यही है, उसको कितना भी समझा लिया जाए गलती वो करेगा। मैं अपने रेगुलर के बच्चों को जितना भी समझा देता हूँ, 1-2 ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जो उसके बाद भी मिस्टेक करते हैं। तो ये फैक्ट है, आपको उन 1-2 बच्चों में नहीं आना। जितनी सावधानी आप रख सकते हैं उतनी रखिए, क्योंकि बाद में आपकी हेल्प बड़ी मुश्किल हो जाती है करनी। हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ उतना कॉपरेट जनरली करता नहीं है, तो आप फिर चक्कर लगाते रह जाएंगे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के और अपने कॉलेजेस के। तो आपको इसका ध्यान रखना होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट। ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा बच्चों का डाउट है कि हमें टाइम कितना मिलेगा। तो आपको एक ध्यान से समझ लीजिए, टोटल 4 आवर्स मिलने वाले हैं। 1 आवर एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता है ताकि आप स्कैन कर सको, डाउनलोड कर सको, अपलोड कर सको। तो आपको विदिन 4 आवर सबमिट करना है। ठीक है। 1 आवर एक्स्ट्रा मिलता है एक्सट्रीम केसेस में। ठीक है। ये कौन से केसेस होते हैं? जब आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, जब नेटवर्क इशू हो जाए, कनेक्टिविटी इशू हो जाए, तो उस केस में 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन आप इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे। कई बच्चे क्या है, ये जनरली SOL और NC के बच्चे करते हैं, 5-5 घंटे तक एग्ज़ाम लिखते रहते हैं और बाद में मेल करने लगते हैं नोडल ऑफिसर को। तो याद रखिएगा, आप फेल कर दिए जाओगे इस एग्ज़ाम में। आपको 4 घंटे के अंदर ही पेपर सबमिट करना है। अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया तो आपको एविडेंस देना होता है। अब एविडेंस में क्या दोगे? आपको
स्क्रीनशॉट लगाने पड़ेंगे कि आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, आपके पेज पे एरर आ रहा था। तो अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा भी समय लेते हैं तो एक तो आपको स्क्रीनशॉट लगाने पड़ेंगे मेल के साथ। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लगाते तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, और स्क्रीनशॉट लगा भी दोगे तो इसके बाद इसको अप्रूव होने में टाइम लगता है। तो अगर कोई बच्चा खुद को चालाक समझता हो, सोचता हो कि मैं तो सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मैं 5 घंटे ले लेता हूँ पेपर करने में, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि जो बच्चा पोर्टल पे एग्ज़ाम सबमिट नहीं करेगा, मेल करेगा, तो उसके रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। पोर्टल पे जिसका अपलोड हुआ उसका टाइमली चेक होगा, टाइमली रिज़ल्ट आएगा। जो बच्चे मेल के थ्रू सबमिट करते हैं उनके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आने में 1 महीना 1.5 महीना एक्स्ट्रा लगता है। तो कभी भी आपको मेल नहीं करना, आपको पोर्टल पे ही सबमिट करना है। मेल एक ही केस में करो जब आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जब आप कोई इशू फेस कर रहे हो रिलेटेड टू कनेक्टिविटी नेटवर्क, ठीक है, तभी आपको मेल वाली फैसिलिटी का फ़ायदा लेना है, ठीक है। और आप ये एक्स्ट्रा 1 आवर भी नहीं अवेल करेंगे जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो, ठीक है। अब हम आते हैं, अगर कोई बच्चा अपलोड नहीं कर पा रहा PDF तो वो क्या करे। उसको सिंपल सा ये करना है कि कॉलेज का जो भी नोडल ऑफिसर हो, अब कॉलेज का नोडल ऑफिसर जो रेगुलर कॉलेज हैं उसमें नेम गिवन है, ठीक है। आपके कॉलेज में एक नोडल ऑफिसर होता है, उसका नाम आपको बता दिया गया होगा। SOL के केस में एक ही पर्सन नोडल ऑफिसर होता है, वो आपको नॉर्थ कैंपस से बता दिया जाएगा या SOL की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। NC वेब के सेंटर में हर एक सेंटर में एक नोडल ऑफिसर होता है, तो उसका नाम भी आपको बता दिया गया होगा या आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं। तो इन केस अगर आप अपलोड नहीं कर पा रहे तो आप विदिन 4 आवर, ध्यान से सुन लीजिए, विदिन 4 आवर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 5th आवर में चले गए तो अगेन आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और अगर आप 5th आवर में जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन लिखा है, वी स्ट्रांगली एडवाइज यू अगेंस्ट ईमेलिंग, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ईमेल सबमिशन में लीड टू रिजल्ट अवेटेड स्टेटस इन योर मार्कशीट। क्योंकि ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि ईमेल जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है आपके लिए, लास्ट ऑप्शन है। आप अगर आप उसका मिसयूज़ करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। ईमेल आपको तभी करना है जब आप टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्योंकि ईमेल वाला जो PDF होता है वो सबसे बाद में चेक होता है, आपके रिस्पॉन्सेज सबसे बाद में चेक होंगे और आपका रिज़ल्ट जो है वो डिले हो जाता है, 1 महीना 1.5 महीना डिले हो जाएगा, रिज़ल्ट अवेटेड शो होगा उस पेपर में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबमिट योर आंसर्स वेल इन टाइम, समटाइम्स द सर्वर बिकम स्लो अनरिस्पॉन्सिव, तो आपको वेट करना है। कई बार होता है कि जो एंड का टाइम है, सपोज़ करो आपका एग्ज़ाम 10:30 शुरू हुआ है, तो आप कोशिश करिए कि 2:30 से पहले सबमिट कर दो। अब क्या होगा कि जैसे ही लास्ट के 10 या 15 मिनट बचेंगे, सर्वर पे लोड ज़्यादा हो जाता है और आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। तो आप कोशिश करो कि जैसे जैसे क्वेश्चन आप करते जाओ वैसे वैसे अपलोड करते जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पोर्टल है और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर मेंशन होते हैं, तो आप उसके आगे जो क्वेश्चन आप करते जाओ उसको अपलोड करते जाओ, ऑटो सेव होता रहेगा ये। इससे क्या होगा कि लास्ट में आपको बस एक क्वेश्चन ही अपलोड करना है, ये 3 आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ऑटो सेव हो जाते हैं। तो जैसे ही आप 4th अपलोड करके सबमिट करोगे आपका पेपर सेव हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएं साइड बाय साइड उसकी PDF बनाइए और अपलोड करते जाइए, क्योंकि अगर लास्ट के लिए आप रुकोगे कि 4 क्वेश्चन मैं एक साथ ही अपलोड कर दूं तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि टाइम ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए आपने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 है तो 3 अपलोड कर दिया था और क्वेश्चन अपलोड करते समय एरर आ गया, ठीक है। आपका पेज जो था
वो ऑटो सबमिट हो गया और एरर आ गया, अब आप उसको ओपन नहीं कर पाए। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपके जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों क्वेश्चंस को आप कर दो मेल। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके पोर्टल पे कोई एरर आ जाए, आप सभी क्वेश्चंस को सबमिट नहीं कर पाए, पार्टली सबमिट कर पाए, तो आप अपने चारों आंसर्स की PDF लीजिए, उसको मेल कर दीजिए किसको, जो भी आपका नोडल ऑफिसर है, ठीक है। और मेल करने के बाद आपको अपने नोडल ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देना है, जो भी आपके कॉलेज का असिस्टेंट होगा उसको आपको इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। जैसे हमारे कॉलेज में जो भी नोडल ऑफिसर हैं, तो उनके जो असिस्टेंट हैं उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मेल करना है, देन यू कैन इन्फॉर्म। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपलोड करने के बाद एक सबमिट बटन होता है, तो आपको उसको प्रेस करना होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अपलोड तो कर देते हैं, सबमिट बटन प्रेस नहीं करते, तो उनका जो पोर्टल होता है वो सही से सबमिट नहीं हो पाता, उनका पेपर जो है वो सही से सबमिट नहीं हो पाता। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपका पेपर सही से सबमिट हो गया? तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, जैसे ही आप पोर्टल पे सबमिट करते हो ना, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट आता है, आपको एक ईमेल आता है यूनिवर्सिटी से, दैट योर पेपर हैज़ सक्सेसफुली बीन सबमिटेड। तो अगर आपके पास ये ईमेल आ जाए तो अच्छी बात है। कई बार ना सर्वर पे लोड होता है, तो कुछ बच्चों को ये ईमेल नहीं आता, लेकिन अगर आपने करेक्टली सबमिट कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में आपको ईमेल के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चों को आ जाता है, कई बच्चों को नहीं आता, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे ये कुछ इस टाइप का मेल आता है जब आप सबमिट कर देते हो, बट कुछ केसेस में ऐसा मेल नहीं भी आता जब ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट से रिलेटेड आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट दे चुके हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और बस इसमें इतना ही था। अब मुझे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं अपनी तरफ से, तो मैं उन पॉइंट्स को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ये तो जो DU की तरफ से था वो है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे सपोज़ करो आप आंसर लिख रहे हो, तो कोशिश करना है कि आप उसको करेक्टली अपलोड करो। जैसे इमेजेस वाली बात मैंने आपको बता दी है, इमेजेस आपको अपलोड नहीं करना, PDF अपलोड करना है। देन जब आप आंसर लिखेंगे ना, तो पेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ देते हैं, जैसे एक लाइन में हम 10 से 12 वर्ड्स लिख पाते हैं, कई बच्चे एक वर्ड यहाँ लिखेंगे तो एक लाइन में 5 से 7 वर्ड लिखते हैं, फिर पेजेस बहुत ज़्यादा मार्जिन छोड़ते जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। देन यू कैन राइट आंसर ऑन दी बोथ साइड, ठीक है, ये हो गया। देन मैंने आपको पेज नंबरिंग वाला पॉइंट भी बता दिया कि पेज नंबरिंग आपको करनी है, या तो आप सीक्वेंस में कर सकते हैं या सेपरेटली कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप जब आंसर्स लिखेंगे तो जो भी आपका थियरी पेपर है, थियरी पेपर में आप कोशिश करो कि पॉइंट्स में लिखो। जैसे मान लो आपने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा, उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ऐसे ही आपने सेकंड पॉइंट लिखा, उसको अंडरलाइन करो, देन एक्सप्लेन कर दो। तो थियरी एग्ज़ाम में जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो उसको अंडरलाइन जरूर करो, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से पेपर को प्रेजेंट किया है, देन यू कैन गेट गुड मार्क्स, और अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। जो बाकी सब बच्चों को मिल रहा है आपको भी वैसे ही मिल जाएगा। अब पेपर को अच्छे से कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए आप कोई थियरी पेपर लिख रहे हैं, ठीक है। थियरी पेपर में बच्चे क्या करते हैं, पेज लिया और उसमें
ऐसे ही टीपना शुरू कर दिया, जो भी किताब में दिया है कंटेंट वही कॉपी करना शुरू कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हो तो आप एक एवरेज स्टूडेंट मान लिए जाओगे और आपको मार्क्स भी एवरेज दे दिए जाएंगे। अच्छे मार्क्स के लिए आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हो, डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो मुझे कोई पॉइंट लिखना है, मुझे एक आंसर लिखना है जिसमें 5 पॉइंट्स हैं, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं मेन हेडिंग को बीच में लिखूँगा, इसमें 5 लाइंस ड्रॉ करो, ये 5 पॉइंट्स इधर लिख दो और इसकी एक्सप्लेनेशन इसके बाद स्टार्ट करो। अब इसके 2 एडवांटेजेस हैं। एक तो आपका प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो गया, सेकंड आप पेजेस ज़्यादा लिख पाओगे, आप क्वांटिटी ज़्यादा लिख पाओगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन का क्या इफेक्ट आएगा? जब आप ऐसा कुछ प्रेजेंट करेंगे तो टीचर आपको ऑब्वियसली दूसरे बच्चों से ज़्यादा मार्क्स देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आपको चीज़ें आती हैं, और पेजेस ज़्यादा फिल होगा तो उससे आपका क्वांटिटी भी बढ़ेगा। तो थियरी पेपर में आपको ये कोशिश करनी है कि आप प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए, जितना हो सके पॉइंट्स को अंडरलाइन करिए, आंसर जहां आपका कंप्लीट हो जाता है उसके नीचे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट करना है, बट स्टिल जहां क्वेश्चन आपका एंड होता है वहां पे आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट के लिए आपको याद रखना है कि अगर आप थियरी पेपर लिख रहे हैं तो एटलीस्ट 4 to 6 पेजेस आपको लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए। क्यों? सिंपल सा रीज़न है, आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 18.75 मार्क्स का होने वाला है। तो जब कोई भी क्वेश्चन 18.75 का मार्क्स का आता है तो उस क्वेश्चन में पार्ट्स होते हैं, एक क्वेश्चन ना हो के वो 2 या 3 पार्ट्स में होता है। तो अगर आप हर एक पार्ट के लिए एटलीस्ट 2 पेजेस भी लिखोगे तो 3 पार्ट्स के लिए 6 पेजेस हो जाएगा। तो थियरी पेपर में आपको कंटेंट का ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो आपको दिए जाएंगे उसमें कंटेंट और क्वालिटी दोनों ही देखी जाती है। ठीक है, तो एटलीस्ट 4 to 6 पेजेस फॉर ईच क्वेश्चन। अगर मैं थियरी पेपर की बात करूं तो जैसे बीकॉम के बच्चों का BOM का पेपर है, ठीक है, ऐसे ही ऑनर्स के बच्चों का बिजनेस लॉ का पेपर है, तो ये थियरी पेपर है। आपको इसमें थोड़ा कंटेंट का ध्यान रखना होगा, प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एक, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन में इसमें आप डायग्राम तो नहीं बना सकते, तो कैसे प्रेजेंटेशन आप इंश्योर कर सकते हो? मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन करना है जिसमें आपको लेजर्स बनाने हैं, ठीक है, लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो आप लेजर्स को प्रॉपरली बनाइए, जैसा आप 11th या 12th क्लास में करते थे। आप प्रॉपरली लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पेन लिया, ऐसे ऐसे डंडियाँ खींच दी और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। आपको स्केल का यूज़ करना है। मैं नहीं कहता कि आप पेंसिल का यूज़ करो, यू कैन यूज़ स्केल एंड पेन टू मेक दी लेजर अकाउंट्स, क्योंकि FA के केस में आपको कई सारे क्वेश्चंस में लेजर बनाने पड़ेंगे, जैसे ब्रांच अकाउंटिंग हो गया, हायर परचेज अकाउंटिंग हो गया, फाइनल अकाउंट में भी आपको लेजर बनाने पड़ते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर पेन और स्केल का यूज़ करना है। देन डू रिमेंबर वेयर रिक्वायर्ड गिव वर्किंग नोट। जहाँ भी इम्पोर्टेंट है आपको वर्किंग नोट देना है। अगर आपने वर्किंग नोट नहीं दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो OBE से रिलेटेड हैं, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम वाले दिन तो आपको अपने टीचर्स को कांटेक्ट करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट टीचर है उससे आप बात कीजिए। आपके पास आपके नोडल ऑफिसर की डिटेल होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव से ले लो, अपने टीचर्स से ले लो। नोडल ऑफिसर की डिटेल में ईमेल आईडी आपको चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट हो सकती है इन केस ऑफ एनी टेक्निकल
डिफ़िकल्टीज। ठीक है, तो आपके पास ये 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, देन जैसा हमने पहले डिस्कस किया, आप सभी मटेरियल को पहले से अपने पास रखो जिस चीज़ की आपको एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, एक बच्चों का डाउट था कि जो एग्ज़ाम है वो प्रॉक्टर्ड होगा क्या। प्रॉक्टर्ड का मतलब होता है कि कोई वीडियो ऑडियो ऑन कराया जाएगा क्या। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका एग्ज़ाम जो है वो प्रॉक्टर्ड नहीं है। कोई भी वीडियो कोई भी लिंक आपको ज्वाइन नहीं करना, आपको सिंपली अपने पोर्टल पे जाके पेपर डाउनलोड करना है और लिखने के बाद पेपर अपलोड करना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका जो पेपर है वो आपकी हैंडराइटिंग में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन खुद से कर लिया, एक किसी दोस्त से ले लिया, एक दूसरे दोस्त से ले लिया और अपलोड कर दिया। तो टीचर को इतना मूर्ख मत समझिए, टीचर भी कभी पढ़ के आया है आपकी तरह ही। तो इस केस में आपको फेल ही नहीं किया जाएगा, आप पे UFM का चार्ज लगा दिया जाएगा और आप 2 साल तक एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे। तो याद रखना, आपको किसी भी अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं करना। अनफेयर मीन्स जो होते हैं, जैसे आपको किसी और की PDF अपलोड नहीं करनी, आपका आंसर हैंड रिटन होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर्स को टाइप करके अपलोड कर देते हैं। तो ये भी UFM का केस है, आप आंसर को टाइप नहीं कर सकते, आंसर्स आपका हैंड रिटन ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर इस वीडियो में कुछ पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पेपर वाले दिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। आपकी जो भी क्वेरी है उसको प्रॉपरली हैंडल किया जाएगा। जो भी आपके टीचर्स हैं वो आपको उस दिन हेल्प कर देंगे, कोई भी टेक्निकल इश्यू अगर आपको आता है तो। So all the best for your exam and thank you for watching this video.